नमः शिवाय। एस्ट्रोपल्स बाय नमिता में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ। आपने अपनी जन्म कुंडली में हमेशा सुना होगा उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, यानी कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स और डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स। और हम जब भी ये सुनते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में उच्च के ग्रह हैं तो हम खुश हो जाते हैं। अगर आपने उच्च के ग्रह से खुश होना है तो एक बार आपसे कहूंगी, आप भगवान राम की कुंडली में उठा कर देखिए। सारे ग्रह एग्जॉल्टेड थे और उन्होंने कितना पराक्रम, कितना परिश्रम, कितनी चीज़ों से निकलना पड़ा, कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ा। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हमारे एग्जॉल्टेड प्लेनेट हमसे करवाते हैं। अब अगर हम डेबिलिटेटेड प्लेनेट की बात करें, ग्रह उस राशि में जाकर नीच का हो जाता है, यानी कि उसकी जो पावर है ना वो कम हो जाती है। अब अगर ये पावर कम होनी है तो वो किन हाउस पर अच्छी होती है और किन हाउस पर खराब होती है। नीच के ग्रह भी आपको सारा राजपाट सब कुछ दे सकते हैं जैसे उच्च के ग्रह दे सकते हैं, और कई बार उच्च के ग्रह आपको इतनी समस्याओं का सामना करवा देते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए आपके ग्रह क्या इस राशि में है तो वो एग्जॉल्टेड हैं, और अगर इस राशि में है तो वो डेबिलिटेटेड हैं। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक नंबर से, जो एक नंबर मंगल का है। अब मंगल के एक नंबर पर सूर्य क्या होता है, उच्च के होते हैं। इसको हम बोलते हैं मेष राशि। तो आप नोट भी कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली में देख भी सकते हैं कि मेष राशि में कौन से ग्रह उच्च का होता है। तो सूर्य जो है एक नंबर की राशि में उच्च होते हैं। अब जहां ग्रह उच्च के होते हैं ना, ठीक इसके सामने अपने ठीक सातवें घर में वो डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। तो सूर्य अगर मेष राशि में उच्च के हो रहे हैं तो ये कहां पर नीच के होंगे, ये तुला राशि में नीच के हो जाएंगे, लिब्रा साइन में। अब अगर हम इसके बाद 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर किसका है, शुक्र का है। अब शुक्र जो है वो कहां पर एग्जॉल्टेड होंगे, शुक्र किसकी राशि में जाकर एग्जॉल्टेड होता है, शुक्र 12 नंबर यानी कि गुरु की राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, वैभवशाली शुक्र। और एग्जॉल्टेड कहां होकर हो रहे हैं, गुरु की राशि में। क्यों, गुरु ज्ञान का सागर है और शुक्र भी अपने आप में ज्ञान है। शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, गुरु जो देवताओं के गुरु थे, लेकिन वो उच्च जाकर हो रहे हैं कहाँ, इस राशि में, 12वीं राशि में। इसलिए जब भी शुक्र अगर हमारे इस भाव में है या इस राशि में है तो वो आपको वैभव तो पूरा देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन आपने अगर गुरु का तत्व छोड़ दिया, अगर आपने चीजें छोड़ दी, बहुत ज्यादा शुक्र उच्च के होने के बाद जितने लोग भोग विलास में पड़े हैं ना, वो उसके बाद बर्बाद भी हुए हैं। अगर आपका शुक्र एग्जॉल्टेड है तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आपने गुरु के तत्वों को भी ग्रहण करना है, तभी ये आपको और अच्छा रिजल्ट देगा। हम अगर आप 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर आता है बुध की राशि। अब बुध जाकर किसके घर में एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी कि किसके घर में उच्च के होते हैं। बुध किसी के घर में उच्च के नहीं होते हैं, बुध अपने ही मूल त्रिकोण राशि में उच्च के होते हैं। क्यों, क्योंकि बुध जो है ना वो बाल ग्रह है, और बालक का स्वभाव है वो किसी दूसरे के घर में कभी अच्छा नहीं मानता है। बालक कहता है मैं तो अपने घर में राजा हूं, मैं अपने घर में बादशाह हूं, और ये स्वभाव बुध का है। तो बुध कहाँ एग्जॉल्टेड होते हैं, बुध अपनी इस राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, किसमें, कन्या राशि में, वर्गो साइन में। और कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में क्या प्रदर्शित करती है, रोग, रिपु, ऋण। यानी कि ये हमसे कहते हैं, ये बालक, बुध एक किशोर बालक है, ये बालक जब कन्या लग्न में जाके एग्जॉल्टेड हो रहा है तो ये हमें सिखा रहा है कि हम बच्चों को बचपन से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से लड़ने की ताकत दें। और ये ताकत हम कैसे दे सकते हैं, ये ताकत हम अच्छे भोजन से दे सकते हैं, अच्छे खान पान से दे सकते हैं और अच्छी शिक्षा से दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये सब करते हैं तो वो आगे क्या उसका जीवन ठीक हो जाएगा। अब ये अपनी ही राशि में बुध एग्जॉल्टेड हो गए। अब ये नीच के कहां हो रहे हैं पता है आपको, बुध नीच के कहां हो रहे हैं, बुध नीच के हो रहे हैं किसमें, गुरु की राशि में। बालक को ज्ञान तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और वो गुरु के घर में जाके उसको बड़ा बधा बधा सा फील होता है
कि मैं गुरु के घर में आकर बैठ गया हूँ और मैं ये क्यों करूँ, वो को क्यों करूँ, उसका अजीब सा स्वभाव है क्योंकि अपने घर का राजा है, तो वो यहाँ आके नीच हो जाता है। यानी कि मीन राशि में जो है वो बुध नीच हो जाता है। मैंने आपको शुक्र का एक्सॉल्टेड बताया था, लेकिन शुक्र का डेबिलिटेटेड होना नहीं बताया। शुक्र कहाँ डेबिलिटेटेड होंगे? शुक्र हो जाते हैं, शुक्र क्या है? भोग विलास सब कुछ है। तो वो एक बालक के घर में पहुंच जाएगा, तो एक स्त्री है शुक्र, तो उसको कैसा लगेगा बालक के साथ? बहुत अजीब सा लगेगा। तो शुक्र जो होता है ना, वो बुध के घर में आके नीच के हो जाता है। शुक्र कन्या राशि में वर्गो साइन में नीच के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ तो आप भोग विलास कर रहे हैं, गुरु से ज्ञान भी पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब आप षड रिपु के साथ आ गए, आपका शुक्र यहाँ आ गया, तो आपके अंदर अगर इसके विपरीत काम वासनाएं, लोभ, ये सब चीजें जगेंगी तो फिर आप फंसेंगे। तो इसलिए अगर आपका शुक्र डेबिलिटेटेड है तो ये बहुत अच्छा है। इस हाउस में शुक्र का होना, इस भाव में और इस हाउस में अगर आप इन चीजों से बचे रहते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको शुक्र वो उन्नति दे देंगे जो वो यहां रहकर उच्च का होकर नहीं दे रहे थे, वो यहां होकर दे देंगे। अब हम अगर बात करते हैं शुक्र, हमने बुध की बात कर ली। चंद्रमा, ये चंद्रमा है 4 नंबर पर। चंद्रमा भी उच्च के होते हैं। किसके घर में होता है? चंद्रमा शुक्र के घर में जाके उच्च के होता है, वो 2 नंबर पर जाकर। ये है चंद्रमा, और यहां जाके ये उच्च के हो जाता है। और ठीक ये डेबिलिटेटेड कहाँ होता है? नीच के कहाँ होता है? लेकिन चंद्रमा जब नीच के होते हैं तो भी आपके साथ बहुत खराब नहीं करते हैं। चंद्रमा नीच के होते हैं अपनी राशि से 1 2 3 4 5वें नंबर पे जाके। यानी कि यहाँ ये उच्च के अपने से 7वें में तो सारे उच्च नीच हो रहे हैं, अपने से उच्च तो ये यहाँ हो रहे हैं। ठीक इसके सामने हमारा 8वां भाव पड़ा मंगल का घर। चंद्रमा क्या है? मन है, और मन सेनापति मंगल के मूल त्रिकोण राशि है ये। देखिए आप, चंद्रमा और सूर्य जब एक साथ आते हैं तो ये अमावस्या बना देते हैं। अब चंद्रमा जहां मंगल की एक राशि में चंद्रमा नीच हो रहे हैं, मंगल की एक राशि में सूर्य नीच हो रहे हैं। ये राजा है, ये हमारे पिता है, और ये हमारे माँ है, और दोनों ही मंगल के घर में वो उच्च के हो रहे हैं, तो ये नीच के हो रहे हैं। अब यहां आकर ये क्यों नीच के हो जाते हैं? जब माँ पुत्र के घर में आ गई है तो क्या पुत्र के घर में वो उसी नियम कानून से रह पाती है? नहीं। जो पुत्र कहता है वो मान लेती है, लेकिन पुत्र से कहती है तू भी कहीं डबली नहीं होगा, मेरे ही घर में आके झुकेगा। इसलिए मंगल जो है वो यहाँ आके नीच के हो जाते हैं आपके चंद्रमा के घर में। और जब मंगल चंद्रमा के घर में नीच के होते हैं, चंद्रमा बुध के घर में नीच, चंद्रमा मंगल के घर में नीच के होता है, तो ये कहते हैं कि मैं माँ हूं और तुम बेटे हो। जब मेरे घर में आओगे तो आप मेरी सेवा करोगे, जब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी तो मैं तुम्हारा कुछ खराब नहीं करूंगी, तुम्हारी रक्षा ही करूंगी। अब ये गुप्त भाव है। अगर यहाँ पर चंद्रमा नीच के होते हैं तो ये बहुत सारी आपको ना तरक्कियां दे देते हैं समाज में। इसीलिए चंद्रमा का नीच का होना बहुत अच्छा कहा गया है। माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इस समय, नरेंद्र मोदी जी, उनका चंद्रमा नीच का ही है। और जब ये मन में एक ठहराव दे देता है, जहां उच्च का चंद्रमा आपके मन को बहुत ज्यादा भगाता है, वहीं नीच का चंद्रमा आपके मन में एक ठहराव दे देता है, सोचने की शक्ति क्षमता सब बढ़ा देता है, अपने षड्रिपुओं से लड़ने की क्षमता दे देता है। अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो इस घर से हम गिने तो यहाँ 11वां भाव आता है, तो ये लाभ है इसका, 8वें का ये लाभ है षड्रिपु। तो ये व्यक्ति अपने षड्रिपुओं से लड़ लेता है। इसको कभी ना कभी आत्मबोध आत्मज्ञान जिस दिन होता है उस दिन ये व्यक्ति समाज में उन्नति कर लेते हैं। हमने आपको चंद्रमा का भी बता दिया, सूर्य का भी बता दिया। अब आई गुरु की बात। पता है गुरु भी नीच के होता है और गुरु भी उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेड। अब गुरु ज्ञान है, गुरु का ज्ञान विस्तार कहाँ होगा? मन का विस्तार, फैलाव कहाँ होगा? वो होगा घर में जब रहते हैं। ये चंद्रमा के घर में जाके गुरु उच्च के हो जाते हैं, एक्सॉल्टेड हो जाते हैं।
अब ये नीच के कहाँ हो रहे हैं, ज्ञान है। ज्ञान मतलब सोचता है ना कि मैं बैठे बैठे चीजों का विस्तार कर दूं, बैठे बैठे चीजों को प्राप्त करवा दूं, लिखने और पढ़ने का। अब इनको जब कर्म करना पड़ेगा, शारीरिक काम करना पड़ेगा, तो वहां ये नीच के हो जाता है। कहाँ, शनि के घर में। ये शनि का घर है 10 नंबर पे। तो गुरु 10 नंबर पर क्या होता है, मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। और उच्च के कहाँ हो रहे हैं, चंद्रमा के घर में उच्च के हो रहे हैं। गुरु के बाद अब हम अगर बात करते हैं, हमने शनि की भी बात कर ली, हमने बुध की भी बात कर ली। राहु केतु में हमेशा ही भ्रांतियां नहीं है, राहु केतु में विवाद भी रहे हैं। कुछ लोग राहु को मिथुन राशि, ये जो मिथुन राशि है इसमें उच्च का मानते हैं, और कुछ लोग इसको वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं। अब अगर मिथुन राशि में राहु उच्च के हो रहे हैं तो ये नीच के कहाँ हो जाएंगे, गुरु की राशि में, क्योंकि ये बुध की राशि है। इसलिए राहु को बुध का हमेशा मित्र कहा गया है। जब भी राहु और बुध एक साथ होते हैं, ये व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा चतुर, चालाक ऐसा बना देते हैं कि जो बच्चा होता है ना, तिकड़मी बुद्धि का होता है। ऐसा बच्चा कक्षा में कुछ भी नहीं करेगा, टीचर कहेगा कि अरे इसे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन नंबर बढ़िया लेकर आता है। तो अपने तिकड़म से ये अपनी चीजों को ठीक कर लेता है। और जो केतु है, केतु कोई लोग इसको सैजिटेरियस साइन में उच्च का मानते हैं, कोई लोग इसको स्कॉर्पियो साइन में उच्च का मानते हैं। कुछ क्लासिक बुक्स में इसको सैजिटेरियस में यानी कि धनु राशि में उच्च का माना है, और कुछ जो क्लासिक बुक्स हैं उसमें इसको स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में उच्च का माना है। केतु अगर इस भाव में आ जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, इस भाव में आ जाते हैं, तो ये आपको आध्यात्म से बिल्कुल करीब ले आते हैं, आध्यात्म के करीब मान लेते हैं। तो आज मैंने लगभग आपको उच्च और नीच के ग्रह कौन कहाँ होता है ये बता दिया है। एक चीज और अब आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये हमारे हैं उपचय हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और आपका 11th हाउस। माना किसी के भी ये 10th हाउस में गुरु उच्च के हैं, तो ये आपको करियर में बहुत ज्यादा ब्रेकर्स देंगे, बहुत सारी समस्याएं देंगे। करियर तो अच्छा दे देंगे शुरुआत में, आने वाले टाइम में आपको ये बहुत सारी समस्याओं से जुझा देंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति आया, वो आप पर इतना फेथ करेगा कि आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आपको वो कहता है ना, जिन्न समझ लेगा। लेकिन अब आप अपने ही सिर पर आकर मान लोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ पर आकर क्यों बैठा। मतलब इतनी ढेर सारी समस्याएं। जैसे भगवान राम थोड़ा सा बड़े हुए तो उनके यहाँ गुरु उच्च के थे, 4 नंबर पर उच्च के थे, क्योंकि उनकी जो लग्न है वो कर्क लग्न है, तो यहाँ गुरु उच्च के थे। अब जो आया वो हर कोई यही कहे मुझे तो भगवान राम चाहिए, मुझे तो भगवान राम चाहिए। तो ऐसे ही ये अगर किसी डिपार्टमेंट में उच्च का गुरु वाला काम करता है, तो सारे ऑफिस के लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने इसी व्यक्ति के पास आएंगे। देखिए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके गुरु या तो इस हाउस में होंगे या इस हाउस में उच्च के होंगे। अगर आप ऑफिस में आप ही सब कुछ, मतलब अपने बड़े बड़े अधिकारियों की भी समस्याओं का समाधान आप ही करते हैं। अब यही गुरु अगर हमारे यहाँ नीच के हो गए, यहाँ आपका 10 नंबर लिखा है और गुरु यहाँ पर आ गए, तो ये गुरु इस गुरु से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, ये डेबिलिटेटेड हैं, लेकिन ये नीच के होके उस उच्च के गुरु से ज्यादा अच्छे हैं। ये यहां से आपको पावरफुल बना देंगे, आपको इन षड रिपुओं से लड़ने की ताकत देंगे सबसे पहले। दूसरी बात, ये इतनी पावर आपको प्रदान कर देंगे कि आपकी हर चीज बेहतर हो जाएगी। यानी कि आप फिर एक बहुत बेहतर सलाहकर्ता हो जाएंगे। फिर आपको समस्याएं नहीं सुलझानी है, आपको केवल सलाह देनी है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि गुरु की तो यहाँ पर जा रही है, 7वीं दृष्टि आपके व्यय पर जा रही है, तो ये इस हाउस से भी चीजें ठीक कर देगा आपकी। ऐसे लोग कई बार राजदूत भी बहुत अच्छे बनते देखे गए हैं। और 9वीं दृष्टि आपका धन, आपका कुटुंब, इन सब की रक्षा करेगा, आपकी वाणी, ये सब बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इतना अच्छे हैं हमारे
नीच के ग्रह जिनके लेकर हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अरे ये तो नीच का हो गया है तो क्या करें, अरे ये तो नीच का हो गया क्या करें। मैं आपको नीच के चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा जिस राशि में नीच के होते हैं, ऐसी कई सारी कुंडलियां दिखा दूंगी जिन्होंने बहुत सारी तरक्कियां करी हैं जीवन में। लेकिन वो चंद्रमा नीच के कहाँ होने चाहिए, वो आपके अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तब जाकर वो आपको वो प्रभाव देते हैं। अब अगर वो यहाँ भी हैं तो अब उन जो नीच है उसका नीच भंग भी हो रहा हो, कैंसिल हो रहा हो नीच भंग, तो भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे मैं आपसे माननीय मोदी जी की कुंडली की बात कर रही हूँ, तो उनका नीच भंग कैंसिल हो रहा है और आज आप देखिए कि यशस्वी प्रधानमंत्री वो हमारे देश के बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे, अब मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए इसी तरह की कुंडलियां भी लेकर आऊंगी और आपको बताऊंगी भी कि जिस तरह से ये हमने एक D1 चार्ट में मैंने आपको बताया, इसी तरह से हमारा एक D9 चार्ट भी होता है जिसको हम कहते हैं नवांशा चार्ट। वो हमारे ग्रहों का भाग्य होता है, जैसा हमारा अपना एक भाग्य होता है ना, वो ये है। अब इसी के हम अगर 9 हिस्से कर देते हैं तो एक कुंडली का जो हिस्सा आता है, एक वर्ग, 9 वर्गों में इसको बांट देते हैं, तो हर कुंडली, हर वर्ग का अपना, इसी भाग्य का अपना। बहुत जब हमने भाग्य को बारीक उसमें जानना होता है, इसको जनरली यूज किया जाता है केवल विवाह इत्यादि देखने के लिए। जबकि अगर हम D1 के बाद किसी पावरफुल कुंडली की बात करते हैं तो वो D9 कुंडली है, D9 चार्ट है। D9 चार्ट है, इसके ही 9 पार्ट किए जाते हैं और फिर देखा जाता है तो हमारी जो एक राशि की डिग्री होती है वो 30 डिग्री का होता है। और हम इसके जब आपके इतना पार्ट करते हैं तो एक राशि को 3.20 डिग्री मिलती है। और फिर हम अपने भाग्य का बारीक से सूक्ष्म रूप से अध्ययन कर पाते हैं उस ग्रह के बारे में। तो हर ग्रह को हमारे जो ऋषि पराशर जी हैं उन्होंने हर चीज का ऐसे ही चार्ट बनाया है। जैसे इसका भी उन्होंने D10 का भी यही किया है, तब हमारा D10 चार्ट बनाया है। मतलब किसी चीज का बारीक बारीक रूप से अध्ययन करना, आपने जब बहुत बारीकी सी चीजों को जानना है। तो आज मैंने आपको थोड़ा मोटी मोटी चीजें बताई कि ग्रह कहाँ उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि सूर्य अगर उच्च के आपके हैं तो ये आपको अहंकार काफी दे देंगे। अगर हम उस अहंकार से बचे रहते हैं तो हम समाज में काफी उन्नति करते हैं। अहंकार जब हम दिखाते हैं तो हम गर्त में जाते हैं। ऐसे ही शुक्र जब हमारे उच्च के होते हैं तो यह हमें भोग की तरफ डालते हैं, तो उससे बचना चाहिए। हम उच्च के शुक्र में अपने आप को गुरु से जोड़ लें, जिस राशि में वो उच्च के हो रहे हैं उसी राशि से जोड़ लें तो वो हमें तरक्की दे देते हैं। इसी तरह जब चंद्रमा भी शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का मन बहुत चलायमान होता है, बड़ी 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 चीजों को सोचना, उन पर काम ना करना। लेकिन जब आप शुक्र की राशि में ये उच्च के हो रहे हैं और ये चलायमान है तो आप बहुत ज्यादा भोग विलास इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए आप मेहनत भी कीजिए तो आपको वो प्राप्त हो जाएंगे। अब हम अगर बुध की बात करें तो बुध अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा। बुध अपनी राशि में उच्च के होते हैं तो अपने बच्चे को कैसे संभालना है ये हमें बुध सिखा देते हैं कि हम बचपन से ही बच्चों को ये जितने भी दोष हैं, हमारे षड रिपु हैं, इनसे लड़ना सिखाएं। बात करते हैं हम चंद्रमा की। चंद्रमा की हमने कर ली, सूर्य की हमने कर ली, शुक्र की हमने कर ली है। मंगल की बात करें, मंगल कहाँ जाके, मंगल चंद्रमा के घर में आकर क्या हो जा रहा है, झुक जा रहा है। तो ये हमें ये सिखाता है कि एक पुत्र जब भी अपने माँ के चरणों में जाकर आशीर्वाद लेता है तो वो राज्य प्राप्त कर लेता है। राज्य का मतलब उन्नति प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके ठीक सामने हमारा 10वां भाव कार्य का भाव पड़ता है, कर्म क्षेत्र का भाव पड़ता है। इसलिए आप कुछ मत कीजिए, आप अपनी माँ के अनुरूप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगर आप ये सब करते हैं तो एक माँ का आशीर्वाद अपने जांबाज पुत्र के लिए हमेशा होता है। वो झुका है तो केवल और केवल अपने माँ के घर में झुका है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से तरक्की करता है। और गुरु का मैंने आपको बता दिया कि गुरु
भी इसी घर में आके उच्च के हो जाते हैं। ये गुरु हैं जो चंद्रमा के घर में आके उच्च के हो रहे हैं और अपने विचारों से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको ज्ञान का अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो उससे हमारे कर्म क्षेत्र में बाधा पड़ जाती है। शनि की मैं आपको बात बताऊं, शनि जो होता है ना, शनि कर्म के ग्रह हैं। ये तुला राशि में आके उच्च के होते हैं और नीच के हो जाते हैं ये मंगल की राशि में, क्योंकि ये कर्म प्रधान ग्रह है। और जब ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं मजदूरों का करते हैं, ऐसे में जो श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है वो कहता है कि अगर सुख वैभव पाना है तो कर्म कर कर पाओ, सब कुछ कर्म करके प्राप्त करो। और इस घर में, पहले घर में मंगल की राशि में ये नीच के हो जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य को क्या मानते हैं, ये सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। तो इसलिए कभी ये और ये ग्रह आमने सामने हो या साथ में हो तो पिता पुत्र का अक्सर चीजों में मतभेद देखा गया है। तो अब आप समझ गए होंगे आज जो मैंने उच्च और नीच के ग्रह दोनों का ही अपनी अपनी जगह पर बहुत बढ़िया रोल है। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हो गए तो आपकी कुंडली बहुत बढ़िया हो गई, और किसी के कुंडली में 2-3 ग्रह आपने नीच के देख लिए तो आपने कह दिया कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसके तो नीच के ग्रह हैं। नीच के ग्रह भी आपको उतनी ही उन्नति दे सकते हैं जितनी आपको उच्च के ग्रह उन्नति दे सकते हैं। तो आज आपका जो मेरा मूल विषय था उच्च और नीच के ग्रह, यानी कि एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड ग्रह, आप इनको समझ गए होंगे। हो सकता है मुझसे कई जगह पर त्रुटि रही हो, तो आप अपने कुंडली में देख कर बताइए, मुझे कमेंट कीजिए यूट्यूब पर कि आपकी जन्म कुंडली में कौन ग्रह उच्च का है, कौन ग्रह नीच का है, यानी कि कौन एक्सॉल्टेड है और कौन डेबिलिटेटेड है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, सूर्य अगर 1 नंबर में है तो उच्च का है, चंद्रमा अगर 2 नंबर पर है तो उच्च के हैं, और अगर आपके गुरु 4 नंबर पर हैं तो उच्च के हैं, और 10 नंबर पर आपके मंगल हैं तो उच्च के हैं, और 7 नंबर पर अगर शनि है तो उच्च के हैं। उसके बाद आपके जो 10 नंबर पर आपके गुरु हैं तो ये नीच के हैं। सूर्य 7 नंबर पर है तो ये नीच के हैं। बुध अगर 12 नंबर पर हैं तो ये नीच के हैं। और हम इसके यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर पर चंद्रमा नीच के हो जा रहे हैं। तो लगभग मैंने आपको सारे ग्रहों का उच्च और नीच कौन कहाँ होता है ये बता दिया। कोई ग्रह रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। शुक्र जो है वो बुध की राशि में नीच के हो जाते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हमारा ये ग्रह इस घर में है। नहीं भी समझ में आया तो आप अपने ग्रह पर जो नंबर पड़ा है, आपका सूर्य किस नंबर पर है, आपका मंगल किस घर पर है, आपका बुध किस घर पर है, उनके आगे डिजिट कौन सी लिखी है। माना सपोज अगर मैंने यहाँ पर को शुक्र लिख दिया तो मेरा जो शुक्र है ना ये 7 नंबर पर है, और मैंने यहाँ पर माना सूर्य की जगह पर शनि लिख दिया तो मेरा शनि क्या है 1 नंबर पर है। अब ये दोनों केंद्र में ही हो गए, शनि का नीच भंग भी हो गया, शुक्र अपने घर में आ गए 7 नंबर पर केंद्र में आ गए, यहाँ शनि हो गए, तो इनका डेबिलिटेटेड होना कैंसिल हो गया है। तो हम इस तरह चीजों को समझते हैं। फिर अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर समझाऊंगी। फिर मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपसे विदा लेती हूँ। अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रहों का गोचर और नई नई जानकारियां सब मैं अपने एस्ट्रोपल्स बाय नमिता जो ये चैनल है यूट्यूब में, इसके माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आते रहूंगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, एस्ट्रोपल्स बाय नमिता। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मेरी सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, नमः शिवाय।